वो जो पेड़ काटने आए थे वो यह कहकर उस पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए कि अभी धूप बहुत ज़्यादा है। छांव की बात तो हम छोड़ ही दें, बल्कि हमें एक एक लीटर ऑक्सीजन तक की कीमत भली भांति समझ में आ गई है। एक तरफ हमारा देश बुरी तरह से ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक गिद्ध ऐसे भी हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और सिर्फ चंद हीरों को पाने के लिए हमारी हरी भरी प्रकृति को उजाड़ने की फिराक में बैठे हुए हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते होंगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो और चाहे वो ट्विटर हो। हो सकता है कि आप सभी मेरी बातों को अभी ना समझ पा रहे हों, लेकिन मैं आपसे जिस योजना और परियोजना की बात कर रहा हूं वो है बंदर हीरा परियोजना। हो सकता है कि आप में से बहुत से ऐसे दर्शक हों जो इस परियोजना को इसके मूल नाम से ना जानते हों, लेकिन जब मैं आपसे ट्रेंड #सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट की बात करूंगा तो आप भली भांति मेरी बात से सहमत हो जाएंगे कि आखिर मैं आप सभी से क्या कहना चाहता हूं और क्या बताना चाहता हूं। छतरपुर के पास मौजूद बक्सवाहा के जंगल को हमारे प्रदेश की योगी सरकार ने उजाड़ने की पूरी योजना तैयार कर ली है। या दूसरे आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि चंद हीरों की वजह से हमारी सांसों का सौदा हो चुका है। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आखिर यह बंदर हीरा परियोजना क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है यह बंदर हीरा परियोजना। बंदर हीरा परियोजना 2004 में ऑस्ट्रेलिया स्थित खनन प्रमुख द्वारा खोजी गई थी और 2006 से 2010 के बीच में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी रियो टिंटो ने परियोजना के विकास के लिए मध्य प्रदेश के साथ एक समझौता किया था। रियो टिंटो फर्म ने अनुमान लगाया था कि बंदर हीरा परियोजना को पूरी तरह से विकसित करने के लिए कम से कम 2200 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। एक बार विकसित होने के बाद बंदर हीरे की खदान से एमपी को दुनिया के शीर्ष 10 हीरा उत्पादक क्षेत्रों में स्थान मिलने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो के अनुमान के मुताबिक बक्सवाहा के जंगलों की जमीन के नीचे 50,000 करोड़ से ज्यादा की कीमती हीरे हैं, जो कि पन्ना की हीरा भंडार से लगभग 15 गुना अधिक है और इसलिए रियो टिंटो ने बक्सवाहा का जंगल लीज पर लिया था और हीरे के लिए खनन भी किया था। लेकिन मई 2017 में संशोधित प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय के अंतिम फैसले से पहले ही रियो टिंटो ने यहां काम करने से इनकार कर दिया था। कंपनी ने उस दौर में बिना अनुमति 800 से ज्यादा पेड़ काट डाले थे। अब यदि खनन से हीरे निकाले गए तो आखिरकार वो हीरे कहां पर चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि रियो टिंटो कंपनी के जो आला अधिकारी हों, हुक्मरान हों, उन्होंने हीरों को मिस्टर इंडिया की घड़ी पहना दी हो और उसके बाद उस घड़ी की बटन को दबा दिया गया हो और उसके बाद वो हीरे खुद ब खुद गायब हो गए हों? क्योंकि यह सवाल प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के नेता बाला बच्चन साहब ने भी पूछा था। उन्होंने कहा था कि हो सकता है बड़े पैमाने पर रियो टिंटो कंपनी ने हीरे निकाले हों और उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर समेटकर हमारे देश से रवाना हो गई हो। लेकिन इसके जवाब में तत्कालीन खनिज संसाधन मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा था कि जो रियो टिंटो कंपनी है उसने नमूनों के तौर पर सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए के हीरे निकाले थे। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि जब भी कोई कंपनी खनन करने के लिए आती है तो उसे कुछ सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ती है, जिसे हम बड़े ही प्यार से रॉयल्टी भी कहते हैं, जो कि रियो टिंटो कंपनी के द्वारा भी किया गया। रियो टिंटो कंपनी ने 64 लाख रुपए की रॉयल्टी जमा की थी और उसके बाद उसने महज नमूने के तौर पर 15 लाख रुपए के हीरे निकाले थे। ठीक है, अब सरकार आप कह रहे हैं तो आपकी बात हम भली भांति मान लेते हैं। आखिर जो कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े आपने बताए हैं वो भी तो हम बड़े ही प्यार से और बड़ी ही आसानी से मान चुके हैं ना। लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा होता है जो कि आपको समझना होगा कि क्या रियो टिंटो कंपनी के पास बनिया का दिमाग नहीं था जो उसने 64 लाख रुपए खर्च करने के बाद महज 15 लाख रुपए के हीरे ही निकाले। 2017 में एक बार फिर से बक्सवाहा की नीलामी की गई, जिसमें आदित्य बिरला समूह की कंपनी एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा सबसे अधिक बोली लगाई गई। वर्तमान में एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज को खनन कार्य सौंपने का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बक्सवाहा के जंगल की 382.131 हेक्टेयर क्षेत्र 50 वर्षों के लिए
कंपनी को लीज पर दिया जाएगा, जिसमें 62.64 हेक्टेयर जमीन से हीरे निकाले जाएंगे। वहीं 205 हेक्टेयर जमीन को खनन से निकले मलबे को भरने के उपयोग में लाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। हम सभी के चहेते अभिनेता आशुतोष राणा साहब ने अपने एक लेख में लिखा था कि अमृत दे करते विषपान, वृक्ष स्वयं शंकर भगवान। यकीनन ही वो शंकर भगवान से भी कम नहीं है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वृक्ष हमें अमृत देते हैं। वो जो हमें देते हैं वो अमृत से कम नहीं होता है। और बक्सवाहा के जंगल की जब आप बात करेंगे तो वहाँ पर 2.25 लाख ऐसे पेड़ हैं जिनको हमारी योग्य प्रदेश सरकार ने काटने की योजना बना दी है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर बड़े ही कीमती और अनमोल ताड़ के, सागौन के, पीपल के, बरगद के न जाने कितने ऐसे पेड़ लगे हुए हैं जिनकी वजह से हम सभी की ज़िंदगियाँ संचालित हो रही हैं और जिनकी वजह से हमें सांसें मिल पा रही हैं। यदि आप सामान्य धारणा की बात करेंगे तब आप पाएंगे कि एक जो सामान्य पेड़ होता है वो साल भर में लगभग 20 किलो से कहीं ज़्यादा धूल सोखता है, मतलब विष ग्रहण करता है, और वहीं 20 टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो ग्रहण करता है और उसकी एवज में हमें अमृत रूपी 250 किलो ऑक्सीजन देता है। ये 250 किलो जो ऑक्सीजन है वो 7 लोगों को ज़िंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो लगभग उतनी ही होती है। और जब आप 2.25 लाख पेड़ों की बात करेंगे तब आप पाएंगे कि ये 2.25 लाख पेड़ लगभग 15 लाख से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन हमारी योग्य प्रदेश सरकार ने चंद हीरों की वजह से हमारी सांसें छीनने की पूरी योजना तैयार कर रखी है। पेड़ काटना सघन अपराध। रायसेन के बम्होरी कोर्ट ने एक पेड़ से 50 साल में 11,97,500 रुपए की ऑक्सीजन प्राप्त होने का हिसाब लगाया और 2 पेड़ काटने वाले पर 1.21 करोड़ का जुर्माना लगाया। ऐसा ही एक मामला 14 जून 2020 का भी है, जिसमें 11 सागौन के पेड़ काटे जाने पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन ये पेड़ सामान्य जन के द्वारा काटे गए थे, इसलिए उन्हें सजा भी सामान्य जन की तरह असामान्य दी गई। जब 11 सागौन के वृक्ष काटने पर कोर्ट द्वारा 5 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता है तो क्या 40,000 से अधिक सागौन के पेड़ काटने के जुर्म में सरकार पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, या यहाँ भी नियम सिर्फ आम जन के लिए ही लागू होंगे, अपनी मनमानी करती सरकारों पर नहीं? 2017 की जियोलॉजी एंड माइनिंग मध्य प्रदेश की रिपोर्ट और रियो टिंटो की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि बक्सवाहा के जंगल में भालू, तेंदुए और न जाने ऐसे कितने वन्य प्राणी हैं जो निवास करते हैं, जो कि अपने घर में रहते हैं। और यदि आप वर्तमान रिपोर्ट की बात करेंगे तब आप पाएंगे जिसमें दावा किया गया है कि अब बक्सवाहा के जंगल में वन्य प्राणी नहीं रहते हैं। यदि आप 2017 की उस रिपोर्ट को आधार बनाएंगे तो आप पाएंगे कि उसमें दावा किया गया है कि उस क्षेत्र में 2017 के पहले तक बड़ी संख्या में वन्य प्राणी रहा करते थे। तो अब इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर इन कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ है कि उन वन्य प्राणियों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपकी और हमारी सोच से भी परे है। 2022 के आसपास बक्सवाहा के विशाल वन क्षेत्र में हीरे के खनन की शुरुआत होने और उसके साथ ही 2,15,000 से अधिक पेड़ काटने का फैसला आने के बाद क्षेत्र के युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है तथा स्थानीय जन के साथ देश विदेश के पर्यावरण प्रेमी सरकार के विरोध में मिलकर आवाज उठा रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों एवं जागरूक युवाओं के उत्साह और जिम्मेदार कदमों का ही यह नतीजा है कि आज उनकी नहीं बल्कि देश की आवाज मध्य प्रदेश सरकार के विरोध का आह्वान करने लगी है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बक्सवाहा फॉरेस्ट को बचाने के लिए युवाओं द्वारा ट्विटर पर #सेव बक्सवाहा ट्री और #सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट चलाए गए, जो कि ट्विटर पर दिन भर ट्रेंड हुए और देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों ने बक्सवाहा को बचाने की गुहार लगाई। तो एक सवाल ये खड़ा होता है
कि कहीं यह राजनीतिक हितों की सुनियोजित और पहले से ही तैयार की जा चुकी कोई साजिश और षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि यह षड्यंत्र सिर्फ बक्सवाहा के जंगल के साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में जो डुमना नेचर पार्क है उसके आसपास मौजूद जंगलों के साथ भी होने वाला है या हो ही चुका है, आप यूं भी समझ सकते हैं। ऐसे वक्त में मुझे आदरणीय सूरज दादा जी के वो बहुत ही प्यारे मुक्तक याद आते हैं जो उन राजनेताओं के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा है जो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते हैं कि इनके आंसू बादशाह हैं, इनकी खुशियां दासी हैं, इन तक पानी लाने वाले सारे कुएं सियासी हैं। इनके आंसू बादशाह हैं, इनकी खुशियां दासी हैं, इन तक पानी लाने वाले सारे कुएं सियासी हैं। तुमको राजा बना दिया है बेघर भूखे नंगों ने, तुमको राजा बना दिया है बेघर भूखे नंगों ने, साहेब इनका ऐसा मानो ये वो आदिवासी हैं। और जाते जाते आप सभी से मैं बस यही बात कहना चाहूँगा कि इतिहास गवाह है कि जब जब हमारी धरती पर मामा कंस और शकुनी का अत्याचार बढ़ा है, तब तब भांजे श्री कृष्ण ने उनके अहंकार को उनके मस्तक समेत ज़मींदोज़ कर दिया है।